जिस दिन विधानसभा परिवर्तन होगा उस दिन इस क्षेत्र में कई नेताओं का अंत होगा, कई नेताओं का अंत होगा, उनके गुर्गों का, उनके चमचों का अंत हो जाएगा। सीएम साहब का आगमन प्रतापगढ़ जिले में हुआ जी। आगमन के पहले आपके कार्यकर्ता एक पोस्टर सोशल मीडिया पर रिलीज करते हैं कि नागेश प्रताप सिंह छोटे सरकार के आह्वान पर मुख्यमंत्री का आगमन प्रतापगढ़ में हो रहा है। लेकिन ये देखा जाता है कि ना मुख्यमंत्री के स्वागत में आप नजर आते हैं, ना ही मंच पर नजर आते हैं। क्या कारण था? आपने कहा कि आप बेहद सामान्य परिवार से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं। जी। आपने लगातार 3 चुनाव लड़ा और आपको सफलता नहीं मिली। जी। चुनाव बड़े खर्चीले होते हैं। जी। सामान्य परिवार से आने वाले लोग कहाँ 3 विधानसभा चुनाव लड़ पाएंगे? हर आदमी अपने घर से कोई अनाज बेच कर देता है पैसा, कोई अपने व्यवसाय से पैसा देता है। यहाँ रामपुर खास में आज भी आज़ादी लोग महसूस नहीं करते हैं। आप कह रहे हैं कि रामपुर खास में लोग आज़ादी महसूस नहीं करते हैं। आपने ये भी आरोप लगाया कि फर्जी वोटिंग होती है। आपने ये भी आरोप लगाया कि लोगों को डराकर वोट करवाया जाता है। जी। लेकिन ये माना जाता है प्रतापगढ़ क्षेत्र में सबसे विकसित विधानसभा अगर कोई है तो रामपुर खास है। ये देखा जाता है कि रामपुर खास के गाँव की पगडंडियों पर भी 7 मीटर चौड़ी काली सड़क है, सड़कों का जाल है। 2014 के चुनाव के बाद आपको 3 महीने की जेल हुई। जी। क्या मामला था? वही मामला जो 2014 के पहले हुआ करता था। 2021 में एक घटना होती है सांगीपुर ब्लॉक में, जिसको लेकर तत्कालीन भाजपा सांसद प्रतापगढ़ संगमलाल गुप्ता एक बाकायदा वीडियो जारी करते हैं और आरोप लगाते हैं कि राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी की उपस्थिति में उनके साथ मारपीट की गई। लोग ये भी बताते हैं कि उस घटना के होने के पहले आप भी उनके साथ थे, पर परिस्थितियों को आपने भांप लिया और आप वहां से निकल आए। इसके पीछे की क्या कहानी है और क्या हकीकत है? 2022 के चुनाव का एफिडेविट हम आपका पढ़ रहे थे। जी। कई मुकदमे हैं आपके ऊपर। जी। कि आप 200 रुपए की छिनैती कर लेते हैं। जी। आप तख्ता चोरी कर लेते हैं। जी। कि मेरी 5 फुट की लंबाई है, 5 फुट का व्यक्ति हूँ, मैं तख्ता उठाकर भागना भी चाहूंगा तो नहीं भाग पाऊंगा। आपने कहा कि रामपुर खास में कुछ ऐसे लोग हैं जो समाजवादी सोच के हैं, जिनकी वजह से ये चल रहा है। जी। समाजवादी सोच तो लोहिया की भी थी, समाजवादी सोच तो स्वर्गीय चंद्रशेखर की भी थी। लोहिया जी के सोच में अंतर था और अखिलेश जी के सोच में अंतर है। नमस्ते, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, आज हमारी उपस्थिति प्रतापगढ़ के रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र में है। आप जानते हैं कि 2026 में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होना है, तो 2027 में विधानसभा चुनाव है। आपको ऐसा लगता होगा कि 27 तो अभी दूर है, पर आपको बता दें कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र और चुनावी राजनीति में उतरे नेताजी अपनी तैयारी पुख्ता और मजबूत रखते हैं। एक ऐसे ही नेताजी आज हमारे साथ मौजूद हैं जो 2014 में पहला चुनाव उपचुनाव के रूप में लड़ते हैं और अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराते हैं। 2017 में अपना दूसरा चुनाव लड़ते हैं और लड़ाई बराबरी की कर देते हैं। तो वहीं जब 2022 में अपना तीसरा चुनाव लड़ते हैं तो जीत से महज कुछ कदम की दूरी पर रह जाते हैं। एक ऐसे ही नेता जो रामपुर खास से बिलोंग करते हैं आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे चर्चा बेहद गर्म और गहरी होगी। चर्चा आज होगी इस विषय पर कि 2022 में क्या कमी रह गई। चर्चा इस पर भी होगी कि रामपुर खास में चुनाव लड़ना कितना कठिन है। चर्चा इस बात पर भी होगी कि सीएम बीते दिनों जिला मुख्यालय पर आए, उनके समर्थक सीएम के आगमन से पहले ये पोस्टर जारी करते हैं, एक पोस्टर जारी करते हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें लिखा होता है कि नेताजी के आह्वान पर जिले में पधार रहे हैं मुख्यमंत्री। पर जब मुख्यमंत्री आते हैं तो नेताजी न स्वागत में नजर आते हैं और ना ही मंच पर। चर्चा इस बात पर भी होगी कि 2027 में विधानसभा चुनाव है और क्या इस बार रामपुर खास में इतिहास दोहराया जाएगा या जनता का विश्वास बदल जाएगा। जी हाँ, आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं रामपुर खास के छोटे सरकार यानी नागेश प्रताप सिंह उर्फ छोटे सरकार। सर, स्वागत है आपका सुलभ भारत में। धन्यवाद। आपका नाम छोटे सरकार बहुत यूनिक है, मतलब अलग है, जैसे लगता है कोई विरासत या राज्य रजवाड़ों से जुड़ा हुआ आपका नाम लगता है। क्या कहानी है इस नाम के पीछे?
देखिए, मैं एक बहुत ही सामान्य परिवार से आता हूँ। एक किसान घर का बेटा हूँ। माँ बाप ने लाड प्यार से, क्योंकि 5 भाइयों के बीच में सबसे छोटा था, इसलिए परिवार वालों ने दुलार से, प्यार से छोटे सरकार नाम रख दिया। और उस नाम का राजे रजवाड़े से कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये प्यार और दुलार का नाम है जो आज आपके सामने बैठा है। और प्रतापगढ़ जनपद की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में किसान घर का बेटा अपनी एक छाप और सामाजिक जीवन जीने का प्रयास कर रहा है, जनता के बीच में रहने का प्रयास कर रहा है, जनता के साथ सुख दुख बांटने का प्रयास कर रहा है। जो नाम है उस नाम का अर्थ निकालने का प्रयास कर रहा हूं कि जनता किस तरीके से यहाँ फैले तानाशाही, यहाँ फैले गुंडागर्दी को कम करने का प्रयास कर रहे हैं और धीरे धीरे उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। और छोटे सरकार एक फिर पुनः मैं दोहरा रहा हूँ, एकदम सामान्य परिवार का बेटा है, सामान्य परिवार का बच्चा है, जो कि एक गांव से निकलकर विधानसभा की राजनीति तय करने का प्रयास कर रहा है। आपने कहा कि आप बेहद सामान्य परिवार से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं। जी। आपने लगातार 3 चुनाव लड़ा और आपको सफलता नहीं मिली। जी। चुनाव बड़े खर्चीले होते हैं। जी। सामान्य परिवार से आने वाले लोग कहाँ 3 विधानसभा चुनाव लड़ पाएंगे? आपको बताना चाहता हूँ, सामान्य परिवार का मतलब ये होता है किसान घर का बेटा, मैंने कहा। और हम लोगों के पास खेती इतनी पर्याप्त है कि अपने जीविकापार्जन के लिए और सामान्य जीवन जीने के लिए। और कुछ ऐसे परिवार में व्यवसाय हैं जो हमारे भाई लोग उसको करते हैं। व्यवसाय के द्वारा, खेती के द्वारा हम लोग राजनीति में भी, सामाजिक जीवन में भी और अपने जीवन को भी अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से जीने का प्रयास करते हैं और राजनीति में भी अपनी पहचान बनाने का प्रयास करते हैं। इतना व्यवस्था हो जाती है, इतनी इनकम हो जाती है कि हम राजनीति में भी अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। बाकी हमने बताया कि एक सामान्य परिवार का बेटा हूँ। हमारे बहुत सारे साथी हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, जो कि वो चाहते हैं कि रामपुर खास में सन 80 से कब्जा किया हुआ कांग्रेस के नेता को उखाड़ फेंकने के लिए वो चुनावी चंदा के रूप में मुझे व्यवस्थाएं देते हैं, आर्थिक मदद करते हैं, शारीरिक मदद करते हैं। वो जितनी उनकी क्षमताएं होती है, क्योंकि एक तो साथी है नहीं, साथी तो हजारों में हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से हर आदमी अपने घर से कोई अनाज बेच कर देता है पैसा, कोई अपने व्यवसाय से पैसा देता है, कोई अपने शरीर से कमा कर पैसा देता है। वो चुनाव में मुझको मदद करते हैं कि छोटे सरकार इस समय 14 से लेकर 22 तक सफर किए हैं, 27 का सफर तय कर पाए। इसलिए मुझे निरंतर मेरे सहयोग में मेरे साथ खड़े मिलते हैं और वो सगे भाई जैसा प्रेम मुझको देते हैं। और क्षेत्र के हमारे बड़े बुजुर्ग जो पिता समान है, उन सब का स्नेह है। और केवल मेरे परिवार से अर्निंग नहीं है, इस रामपुर खास की जनता जो मेरे भगवान स्वरूप है, वो उन सब के परिवार से वो व्यवस्थाएं आती हैं, जिससे यह छोटे सरकार या जो इस रामपुर खास का बेटा है वो राजनीति में अपने आप को स्थापित करने और समाज में एक नई दिशा, नई दशा देने की ओर अग्रसर है, जो कि बदलाव की ओर है। और निश्चित तौर पर समय का इंतजार है। 2014 में पहला चुनाव आपने लड़ा जी, निर्दलीय आप चुनाव लड़े जी। 2017 में आपने भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव जी। लड़ा। 2014 से 2017 के बीच आपके 38,000 वोट बढ़े। जी। 2022 में फिर से आपने चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर। जी। क्या कमी रह गई, कहाँ चूक हो गई, आपने क्या समीक्षाएं की? 2014 जब मैं पहली बार निर्दल प्रत्याशी के रूप में आया
तो इस क्षेत्र का तो मैं बेटा था, इस क्षेत्र का मैं भाई था, लेकिन मैं सीधे लखनऊ से पढ़कर MBA करने के बाद राजनीति में आया, समाज में सामाजिक व्यवस्थाओं में आया, तो अपने आप को पहचान बनाने में, चूंकि लोग, मैं यहाँ रहता नहीं था, इलाहाबाद पढ़ा, प्रयागराज, उसके बाद मैं लखनऊ चला गया। क्योंकि मेरी पढ़ाई जो शिक्षा है प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक हुई, तो लोगों से ज्यादा जान पहचान थी नहीं। तो मैंने लगभग 2012 में मैं वापसी किया लखनऊ से, तो धीरे धीरे सामाजिक कार्यों में, समाज के लोगों के बीच, जो समाज का निमंत्रण हो किसी प्रकार का, तेरे बरखी, कच्ची निकासन, तिलक बारात, बियाह, बर्थडे, जितने भी कार्यक्रम होते हैं उन सब में आना जाना शुरू किया और व्यवहारिक व्यवस्थाओं में अपने आप को संलिप्त किया। तो लोगों ने अपना प्यार स्नेह देना शुरू किया। तो मुझे लगा, जबकि मेरी तैयारी 2017 की थी, क्योंकि विधानसभा 17 में होना था, लेकिन मैं व्यवसाय शुरू किया जब वहां से आया लखनऊ से। तो व्यवसाय करते करते बीच में एक दिन मैं टीवी देख रहा था कि यहाँ का नेता जो अपने आप को इतिहास रचने का महारत हासिल किया है, अचानक राज्यसभा चले गए। तो राज्यसभा चले गए तो सीट खाली हो गई। तो मुझे लगा कि मुझे 17 नहीं 14 ही लड़ना पड़ेगा। मैंने मन में सोचा, उसी दिन से मैंने अपनी गति को तेज कर दिया कि मुझे 14 ही लड़ना है और निश्चित तौर पे इस रामपुर खास में परिवर्तन करना है। उसके लिए मुझे चाहे खुद को कुर्बान करना पड़े और चाहे जो भी करना पड़े, लेकिन करूंगा। तो मैंने उसी तरीके धीरे धीरे अपने किसान भाइयों से, अपने बड़े भाइयों से, अपने पिता तुल बुजुर्गों से मिलना शुरू किया, आना जाना शुरू किया। लोगों ने प्यार दिया और 14 का चुनाव हुआ निर्दल प्रत्याशी के रूप में। उसमें भाजपा भी लड़ी, सपा भी लड़ी, बसपा भी लड़ी, कांग्रेस भी लड़ी, लेकिन आपके आशीर्वाद और मैं कहूंगा पूरे क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से मैं रनर उस चुनाव में भी रहा। 26,639 मत मुझको मिले और मैंने मुझे संतुष्टि मिली कि मैं पहला ऐसा एक लड़का हूं इस क्षेत्र का, बेटा हूं इस क्षेत्र का। जब लोगों ने मुझे भी, आधा से ज्यादा लोग मुझे जान नहीं पाए, तो मुझे इतने वोटों से सम्मान मिला, मतदान करके मुझे आशीर्वाद के रूप में दिया, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं मुझे प्यार मिल रहा है। मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे प्रयास करना चाहिए। तो मैंने धीरे धीरे चुनाव हारा, फिर से जिस दिन हारा उसी दिन से मैंने पुनः अपनी तैयारी शुरू कर दी 17 की। 17 की तैयारी किया हमने। 17 में भारतीय जनता पार्टी ने हमको सिंबल दिया, भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद मिला, शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद मिला मुझे, और मैं चुनावी मैदान में आया टिकट लेकर, चुनाव लड़ा। चूक कहीं नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर थानों की गुंडई थी, ब्लॉकों में रंगबाजी थी, तहसील में रंगबाजी थी, जितने भी मुख्यालय हैं सरकारी, उनमें सब में यहाँ के स्थापित नेता, फर्जी नेता, उसके द्वारा लोगों को प्रताड़ित करना, लोगों को फर्जी मुकदमे में जेल भिजवाना, लोगों को गलत तरीके से फंसा देना, भाई को भाई से भिड़ा देना, फिर अवसर पाकर उसको मुकदमा लिखवा के जेल भिजवा देना। इन सब कारणों से लोग उस नेता से दबे हुए थे। वह नेता कोई और नहीं हुआ, नेता केवल प्रमोद तिवारी है, कोई नेता दूसरा नहीं है। जिनकी बेटी के खिलाफ मैंने 22 लड़ा, मैंने 17 लड़ा चुनाव। उन्होंने अपने गुंडागर्दी और अपने कह लीजिए अपने जो ये साम्राज्य होता है, अपने एक क्षमता से साम्राज्य बनाया था। प्यार का साम्राज्य नहीं था, अपनत्व का साम्राज्य नहीं था, वो एक दहशत का साम्राज्य था। आप तो उनके ऊपर दहशत का आरोप लगा रहे हैं। जब वो क्षेत्र में आते हैं तो उनके आगे पीछे कार्यकर्ताओं का हुजूम दिखता है। जी, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, कार्यकर्ता का हुजूम नहीं है, वो ठेकेदारों का हुजूम है, वो प्रधानों का हुजूम है, वो पट्टेदारों का हुजूम है, वो कोटेदारों का हुजूम है। इसलिए वो लोग आगे पीछे टहलते हैं कि यहाँ के विधायक हैं, राज्यसभा सांसद हैं, अगर मैं हुजूम सलामगिरी नहीं करूंगा तो मेरा प्रधानी चलने नहीं देंगे, मेरी कोटेदारी सस्पेंड करा देंगे।
मुझे जीने नहीं देंगे, पटीदार से भिड़ाकर मुझको जेल भिजवा देंगे। इस दम पर वो लोग हुजूरी करते हैं। और अगर उनका साम्राज्य उनके प्यार से होता तो यह छोटे सरकार 40 साल की अवस्था में 25 साल में पहला चुनाव मैंने लड़ा, अभी अंडर 40 मेरी एज है, तो उनको चैलेंज ना कर पाता। और कोई अंतर नहीं है, 70,000 लगभग मुझको वोट मिले हैं और ऑन रिकॉर्ड ऑन पेपर 83,000 वोट उनको मिले हैं। अगर 7,000 वोट इस तरह भारतीय जनता पार्टी की ओर चले आए तो चुनाव हार जाएंगे। कहीं कुछ नहीं है। मैं बता दूं उनके जीतने का कारण उनके कुछ गुर्गे, उनके कुछ चमचे अभी विधानसभा के कोने कोने में जो बॉर्डर की ग्राम सभाएं हैं उनमें हावी इसलिए है कि वहां पर चूंकि हमने प्रयास किया, लेकिन उनके गांव के गुर्गों के दहशत से लोग धीरे धीरे अभी मुखर हो नहीं पा रहे हैं। मुखर होने का प्रयास कर रहे हैं। और बाकी क्या करते हैं, जिस दिन मतदान होता है, जिस दिन चुनाव होता है, कोई दिल्ली में रह रहा है उसकी फर्जी वोटिंग करा देते हैं, कोई मृत्यु हो गई है फिर भी वोटर लिस्ट में उसका नाम है तो उसका नाम का वोट पड़ जाता है। इन्हीं सब तरीकों से जो एजेंट रहता है उसको मारकर भगा देते हैं। तो अपना 20, 25, 30, 40, 50 जैसे जिन बूथों पे उनकी व्यवस्था बन जाती है, उन्हीं कारणों से 30 वोट, 40 वोट, 25 वोट, 50 वोट फर्जी डलाकर वो 7,000 का मतदान इकट्ठा करके वो चुनाव जीत लेते हैं। कोई अंतर नहीं है। पब्लिक ने उनको नकार दिया है। पब्लिक उनको बिल्कुल पसंद नहीं करती। पब्लिक परिवर्तन चाहती है, पब्लिक बदलाव चाहती है, पब्लिक चाहती है कि यहाँ सही सही राम राज्य की स्थापना हो। जिस तरीके से 500 वर्षों बाद रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, उसी तरीके से 2027 में रामपुर खास में परिवर्तन का बिगुल फूंककर 2027 में जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर सदन भेजने का काम करेगी। निश्चित तौर पर विश्वास ही नहीं है, ये जनता का प्यार बताता है, ये जनता का स्नेह बताता है कि निश्चित तौर पर बदलाव जनता चाहती है। कहीं उनका कुछ भी नहीं है, उनकी केवल गुंडागर्दी, उनके केवल फर्जीवाड़े, उनके केवल फर्जी मुकदमे, उनके केवल तानाशाही, उनके केवल आप समझ लीजिए कि किसी को ये समझ लीजिए कि इस तरह की स्थिति यहाँ पर है। अगर कोई मुखर होके देख लेता है कि छोटे सरकार के यहाँ बैठे हैं, वीडियो चली गई, फोटो चली गई, उसकी क्लास ले लेते हैं। इस स्वतंत्र भारत में आजादी को 19वां साल इस बार हम लोग स्वतंत्र मनाए और उसके बावजूद भी यहाँ रामपुर खास में आज भी आजादी लोग महसूस नहीं करते हैं। आप कह रहे हैं कि रामपुर खास में लोग आजादी महसूस नहीं करते हैं। आपने ये भी आरोप लगाया कि फर्जी वोटिंग होती है। आपने ये भी आरोप लगाया कि लोगों को डराकर वोट करवाया जाता है। जी। लेकिन ये माना जाता है प्रतापगढ़ क्षेत्र में सबसे विकसित विधानसभा अगर कोई है तो रामपुर खास है। ये देखा जाता है कि रामपुर खास के गांव की पगडंडियों पर भी 7 मीटर चौड़ी काली सड़क है, सड़कों का जाल है। तो इसको आप कैसे टैकल करेंगे, इस चीज को आप कैसे देखते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, सन 80 से लेकर 2025 तक एक ही बात की जाती है कि मैंने सड़क बनवाया। सड़क किसी के खेत का बेचा हुआ गेहूं से नहीं बना है, सड़क किसी की खेत से बेचकर आलू से नहीं बना है। सड़क बना है उत्तर प्रदेश और देश की सरकार के दम पर, देश की सरकार के पैसे से। और सन 80 से 25 तक 45 साल क्या उसी सड़क का ढिढोरा पीटते रहोगे कि कुछ और भी विकास करोगे? मैं आपको बता दूं, लगभग 13 वर्ष हो गए 2014 से 25 तक के बीच में मुझको चुनाव लड़ते हुए, और 2 साल पहले से मैं तैयारी कर रहा हूं, 12 में मैं राजनीति में आ गया। तो 15 सालों से मैं क्षेत्र के कोने कोने में आना जाना मेरा है। हर गांव में लोगों से मिलना है, लोगों के बीच में रहना है, लोगों के प्यार को पाना है। तो आप समझिए कि पगडंडी की आप बात करते हैं, ऐसे ऐसे पुरवे बचे हैं, ऐसे ऐसे गांव बचे हैं जहां रास्ता आज भी नहीं है। इनके 45 साल राज करने के बाद भी रास्ता आज भी नहीं है। लोग, ये तो उत्तर प्रदेश और सूबे के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद और इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के आने के बाद, डबल इंजन की सरकार बनने के बाद
यहाँ पर हर घर नल जल योजना के तहत टोटी से पानी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, ऐसे ऐसे कई गांव, नवगीर जैसे गांव मैं नाम लूं, जहां लोग खारा पानी होने के कारण, मुरैनी, नवगीर, ऐसे कई ऐसे गांव हैं जहां पर पानी की व्यवस्थाएं नहीं थी। लोग पानी के लिए तरस रहे थे। लोग 5-5 किलोमीटर से ये प्लास्टिक का डिब्बा, टीन के डिब्बे में पानी भर कर लाते थे, साइकिल से लेके आते थे। आज भी व्यवस्था नहीं थी। मैं आपको चलिए नवगीर दिखाता हूँ, मैं आपको मुरैनी दिखाता हूँ, ऐसे कई ऐसे गाँव हैं मैं दिखाता हूँ, पानी की व्यवस्थाएं नहीं है। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, लोग रास्ते के लिए तरस रहे हैं। लोगों के पास कोई व्यवस्था नहीं थी। लोग आवास के लिए तरसते रहे, लोग शौचालय के लिए तरसते रहे। लोगों के पास कहीं कुछ नहीं था। इनके जो ठेकेदार, कोटेदार, पट्टेदार ये लोग थे, ये तानाशाही के दम पर, अपने गुंडागर्दी के दम पर लोगों की जुबान बंद रखते थे। पुलिसिया प्रशासन के दम पर गुंडागर्दी करते थे। स्थिति ये थी 2017 के पहले, यहाँ पर जो मार खाता था उसी पर मुकदमा भी लिखा जाता था। जो मारता था वो मौज करता था, जो मार खाता था उसी पर मुकदमा होता था और उसी को जेल भी जाना होता था। नहीं जाना है जेल तो मजबूरन लोग मजबूर होकर, चूंकि यहाँ कोई नेता नहीं था, यहाँ कोई स्टैंड करता नहीं था। यहाँ जितने प्रत्याशी, चाहे वो सपा के रहे हो, चाहे बसपा के रहे हो, चाहे 17 के पहले भाजपा के रहे हो, वो स्टैंड नहीं किए। वो चुनाव लड़ने के बाद चले गए लौटकर। 2014 के चुनाव के बाद आपको 3 महीने की जेल हुई जी। क्या मामला था? वही मामला जो 2014 के पहले हुआ करता था। 2012 में सपा से लड़ने आए मोहम्मद जैदी, इनके गुर्गों ने, इन्होंने खदेरा उसको, लीलापुर चौकी में अपनी जान बचाया। उसको खदेरा, मारा, पीटा, दौड़ाया, वो चौकी में बचा। 2012 में हीरामणि पटेल पूर्व मंत्री बसपा के लड़ने आए तो उनकी धोती तक फाड़ दी गई, उनके कुर्ते फाड़ दिए गए, पटक पटक के पीटा गया इनके गुर्गो चमचों द्वारा, और उनको भी अपनी जान बचानी पड़ी। तो समस्या ये है कि जब आदमी, भाई कोई सोनाव से आएगा, कोई पट्टी से आएगा, कोई प्रयागराज से आएगा, कोई जौनपुर से आएगा, कोई अमेठी से आएगा, तो रामपुर खास में स्टैंड नहीं कर पाएगा। आप कह रहे हैं कि रामपुर खास में चुनाव लड़ना कठिन है। स्वर्गीय राजा, बिल्कुल कठिन है। स्वर्गीय राजाराम पांडे को छोड़ दिया जाए तो आप ही इकलौते प्रत्याशी हैं जो दोबारा रिपीट हुए हैं चुनाव में। जी। कितना कठिन है यहाँ पे चुनाव लड़ना? मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वर्गीय राजाराम पांडे जी बहुत अच्छे व्यक्तित्व के आदमी थे, बहुत व्यक्तित्व के धनी थे। उनका व्यक्तित्व अच्छा था, लेकिन जब पहली बार लड़े, दूसरी बार लड़े, तो उनको भी मैनेज करके उन्होंने जो है विश्वनाथगंज विधानसभा भेज दिया, और तीसरी बार कोई वापस यहाँ नहीं आ पाया। 2 बार केवल वो आए थे। या हीरामणि पटेल 12 में लड़े और बाई इलेक्शन मेरे साथ भी लड़े। वही हीरामणि पटेल जो 43,000 मत 2012 में पाए थे, क्योंकि कोई प्रत्याशी दमदार था नहीं विपक्ष में, इसलिए 43,000 विपक्ष का वोट मिला उनको। और जब वही हीरामणि पटेल जो मेरे साथ 2014 बाई इलेक्शन लड़े, तो मैं 26,639 मत पाया और वो 12,000 समथिंग कुछ वोट पाए। वही हीरामणि पटेल, जो कि वोट उनका नहीं, हीरामणि पटेल का नहीं है, वोट रामपुर खास की जनता परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है, उसको वोट देती है जो दमदारी से इस क्षेत्र में चुनाव लड़ेगा और प्रमोद तिवारी के गुर्गों को, प्रमोद तिवारी के चेहरे को, जो ये गुंडागर्दी और अपने साम्राज्य को फर्जी तरीके से फैला रखे हैं, उनको समाप्त करने वाले व्यक्ति को वोटिंग करने वाला है। और इस समय चूंकि मोदी जी और योगी जी की सरकार चल रही है, उनके विकास के नाम पे, उनके काम के नाम पे वोट करने वाला है। 2021 में एक घटना होती है सांगीपुर ब्लॉक में, जिसको लेकर तत्कालीन भाजपा सांसद प्रतापगढ़ संगमलाल गुप्ता एक बाकायदा वीडियो जारी करते हैं और आरोप लगाते हैं कि राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी की उपस्थिति में उनके साथ मारपीट की गई। लोग ये भी बताते हैं कि उस घटना के होने के पहले आप भी उनके साथ थे, पर परिस्थितियों को आपने भांप लिया और आप वहां से निकल आए। इसके पीछे की क्या कहानी है और क्या हकीकत है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ब्लॉक सभागार में विवाद हुआ, मैं माननीय सांसद संगमलाल गुप्ता जी के साथ था, क्योंकि सबसे आगे मेरी गाड़ी थी, सांसद जी की गाड़ी थी। क्योंकि जब रामपुर खास में माननीय सांसद जी आते थे तो मैं अगुवाई करता था, जो कि सांसद है हमारे और विधानसभा में आते हैं, तो ये मेरा दायित्व भी है और मेरी जिम्मेदारी भी है कि अपने नेता को विधानसभा में
टहलाने का, मीटिंग कराने का, कार्यक्रम कराने का मेरा जिम्मेदारी भी थी, मेरा दायित्व भी है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने नाते। तो ब्लॉक सभागार में हम लोग पहुंचते हैं, उनके अब पूर्व तैयारी थी उनकी, कह लिया जाए, चूंकि जो गुर्गे और चमचे हैं उन्होंने पूरे तरीके से, जैसे हम और सांसद जी हम लोग पहुंचे, हमारे कार्यकर्ता सब पहुंचे, जब मंच बैठे, इधर प्रमोद तिवारी थे, फिर ये जो विधायिका है यहाँ की वो थी, फिर सांसद जी थे, मैं फिर इस तरफ सांसद जी बगल में बैठा, पीछे खड़े होते हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और उनके संचालनकर्ता जबरिया मुर्दाबाद जिंदाबाद का नारा, चूंकि मंच उन्हीं के हाथ में था, हम लोग तो बाद में पहुंचे, पहले वो बैठे थे, उन्होंने जबरिया जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा, तो भाई कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, अपने नेता का अपमान नहीं सहेंगे, वो भी जिंदाबाद लगाना शुरू किए। तो वो महोदय जो वहां पर थे, जो यहाँ कांग्रेस के अपने आप को बहुत बड़ा दिग्गज नेता, देश का नेता बोलते हैं, वो किसी एक विधानसभा के नेता नहीं है, देश को छोड़िए, वो कहीं के नेता है कि वो सिस्टम और अपने व्यवस्था के द्वारा गिड़गिड़ाकर हर जगह जाकर और हर नेताओं से मिलकर हर पार्टी में केवल अपना व्यवस्था बनाकर कि हमारा एक सीट छोड़ दिया, बाकी प्रदेश ले लिया, हमसे कोनो मतलब नहीं ना, एक सीट छोड़ दिया खाली रामपुर, बाकी प्रदेश ले लिया, यही कहकर कांग्रेस का खत्म कर दिए, केवल एक सीट उनकी बची है, वो भी जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी में केवल उनको तवज्जो नहीं मिलता, बाकी सपा हो, बसपा हो, अन्य पार्टी हो, सब में अपना सिस्टम बना के, व्यवस्था बना के, चाहे वो पैसे के द्वारा, चाहे वो अपने झुककर और चाहे वो अपने संबंधों का निर्वहन करके जाके अपना बचा लेते हैं। जब से 2017 से भारतीय जनता पार्टी से मैं चुनाव लड़ने लगा, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी ही नहीं आता यहाँ। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में 402 पे समाजवादी पार्टी लड़ती है, लेकिन ये हमारी जो सीट है रामपुर खास, इस पे समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नहीं आता। बसपा का भी डमी प्रत्याशी आता है, अन्य जितनी भी पार्टियां हैं सब पार्टियां मिलकर लड़ती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी छोटे सरकार को हरा पाती हैं, ये स्थिति है इनकी। तो आप इससे सिद्ध होता है कि जनता इनको नहीं चाहती। और रही बात ब्लॉक के विवाद की, तो ब्लॉक के विवाद इन्होंने कहा मारो साले को, मारो उसको, देखते हैं, मारो उसको। इनके गुर्गों ने, चमचों, इनके कहने पर मार शुरू होती है, और मैं वहां भाप नहीं कि मार हो रही मैं चला जाऊं। वहां जब मार शुरू हुई, देख भाई, चूंकि हम लोग को तैयारी थी नहीं, ना कोई व्यवस्था थी, हम लोग तो कार्यकर्ता है, हम लोग मीटिंग करने गए थे, सरकारी कार्यक्रम था, हम लोग कार्यक्रम में गए थे। अब भाई जब कोई तैयारी से आएगा तो हम लोग अपनी जान तो बचाएंगे ना भाई। जब सांसद जी नहीं बचे, हमारे कार्यकर्ता नहीं बचे, तो मैं भी, लोगों ने कहा भाई छोटे सरकार आपसे कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ चले जाइए। हम लोगों ने बीच बचाव करने का प्रयास किया, नहीं माने भाई, क्योंकि उनके पास ज्यादा संख्या में लोग थे। हम लोग मीटिंग के बाहर लिए गए थे, वो लोग मार के लिए आए थे, मीटिंग करना नहीं था उनको। तो मैं एक बात बता दूं, मैंने पहले भी कहा था, मुझे कोई इस एक चौराहे पे एक तमाचा मारेगा, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, एक तमाचा मारेगा तो मुझे मार खाने की कोई दिक्कत नहीं, मैं मार खाने के लिए तैयार हूँ, मैं मार खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसका जवाब जनता देगी, अगले चौराहे पर जनता उनको मिलेगी, और नहीं तो जिस दिन चुनाव आएगा उसका जवाब जनता ने दिया भी। इन्होंने 17 में मेरे साथ मारपीट की, मेरी गाड़ियों को तोड़ा, मुझे भी तोड़ा, मेरी गाड़ियों को भी तोड़ा, और जनता ने जवाब दिया कि स्थिति आई कि मैं 65,000 वोट पाया। और स्थिति ये है कि जिस दिन वो एक तमाचा मारेंगे उस दिन 27 का चुनाव, और जनता दूसरे चौराहे पर उनको जवाब देने के लिए तैयार है। वो मार पीट करके जा नहीं पाएंगे, क्योंकि इस क्षेत्र का बेटा हूँ, इस क्षेत्र का भाई हूँ, इस एक एक परिवार में मेरी जगह है। मैंने अपनी कर्म से, अपनी मेहनत से, अपनी परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मैंने मेहनत किया है, मैंने संघर्ष किया है, मैंने प्रयास किया है इस परिवर्तन को लाने के लिए, और निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है रामपुर खास की जनता मेरे ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, और ये चाहती है कि छोटे सरकार एक बार विधायक बने, यहाँ का विकास जो
आप कहते थे पगडंडियों का विकास हुआ है, ना पानी है, ना रास्ते रहे, ना लाइट रही, ना सड़कें रही, और ना सरकारी सुविधाओं का किसी भी व्यक्ति को लाभ मिल पाया। 40% लोगों को मानता हूं कि हो सकता है सुविधाएं मिल गई होंगी। इनके चमचे गुर्गे उसमें भी कमीशन घूसखोरी खाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने किसी को बख्शा नहीं। थाने में 10 लोग, चाहे उदयपुर हो, चाहे लालगंज हो, चाहे सांगीपुर हो, चाहे संग्रामगढ़, इनके गुर्गे चमचे थाना चलाने का प्रयास करते हैं, ब्लॉक चलाने का प्रयास करते हैं और तहसील चलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी और योगी जी की सरकार है, किसी में मादा नहीं है। अब चमचों और दलालों की एंट्री बंद हो गई है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कमल इस रामपुर खास में भी खिलेगा और 27 में खिलेगा, और खिलेगा इस फर्जी वाले नेता को, इस परिवारवाद के नेता को, और जो ये बिल्कुल कि हम रहेंगे, हमारी बेटी रहेगी, फिर नाती तैयार हो रहा है। ये जब ये देश की जनता ने नकार दिया ये कांग्रेस के परिवारवाद को, तो प्रमोद तिवारी के परिवारवाद को स्वीकार करने जनता नहीं जा रही है। निश्चित तौर पर 27 में उनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम करेगी। इन्होंने ब्लॉक में जो किया, इन्होंने जो मेरे साथ 17 में किया, इन्होंने जो मुझे 14 में जेल भिजवाने का काम किया, इन सब का जवाब 2027 में जनता लेगी और उस पे एक एक अपना मत देकर उस सब का हिसाब जनता 27 में लेने जा रही है। इनको चुनाव जिताने की कोई मादा रखता नहीं। ये परिवारवाद समाप्त होगा, अंत होगा इनका, इनके काले साम्राज्य का अंत होगा। इनके गांव में, हर गांव में जो गुर्गे चमचे बने हैं कि मैं भैया है तो मैं जग जीत लूंगा, भैया नहीं रहेंगे और न ये साम्राज्य फर्जी का रहेगा। साम्राज्य उखड़ेगा और जो रामराज्य की स्थापना पूरे देश में 2047 में विकसित भारत की कल्पना लेकर हमारे मोदी जी चल रहे हैं, उसी के तहत हम लोग भी रामपुर खास में विकास करने का प्रयास करेंगे और विकास करेंगे भी। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। जितनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने, डबल इंजन की सरकार ने इस देश के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजलूमों के लिए, असहायों के लिए काम किया है, किसी सरकार में मादा नहीं थी जो काम इस 14 से लेकर 25 के बीच में हुआ है। 2022 के चुनाव का एफिडेविट हम आपका पढ़ रहे थे जी। कई मुकदमे हैं आपके ऊपर जी। कुछ मुकदमे तो दुरूह टाइप के लगे जी, कि आप 200 रुपए की छिनैती कर लेते हैं जी, आप तख्ता चोरी कर लेते हैं जी। क्या कहानी है इसकी? मैंने अभी बताया कि फर्जी नेता प्रमोद तिवारी अभी मेरे ऊपर मानहानि का दावा कर देंगे और उन्होंने किया भी है। अपने आप को नहीं देखते हैं। तुम इतने बड़े नेता हो, राज्यसभा के सांसद हो, इतनी बार जनता ने आपको विधायक बनाया, आपको सम्मान जनता के मत को और जनता के आदेश को जनता जो कहती है उसको स्वीकार करना चाहिए। अपने गुंडागर्दी का, अपने पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जनता अगर कहती है कि तुम प्रभावशाली नेता थे, तुमने काम किया है, तो प्यार से वोट मांगकर जनता के दिल के जीत कर अपनी बेटी, अपनी नाती को स्थापित करो। लेकिन जनता ये नहीं कहती है कि मैं मत नहीं दूंगी, मत नहीं दूंगा, उसके बाद भी जबरिया कब्जा कर लूंगा। तो ये कदाप जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और रही बात 2017 में, 2014 में मेरे ऊपर कई फर्जी मुकदमे लिखाए गए। मैंने कुछ देर पहले अभी आपसे कहा। तो ये 200 रुपए का और ये तखत का क्या मामला रहा, क्या कहानी है? मैंने आपसे पहले भी कहा कि वो अपनी ओर आकर, अपनी ओर लाने के लिए, अपने ताकत को दिखाने के लिए उन्होंने जो पूरे रामपुर खास की जनता के साथ 45 वर्षों में किया, वही मेरे ऊपर भी प्रभाव करने का प्रयास किए। जो विज्ञान सिंह के साथ 2007 में किए, जो जयदी के साथ 2012 में किए, जो हीरामणि के साथ 2012 में किए, 2014 में किए, जो राजाराम पांडे जी के साथ किया, वही उन्होंने मेरे साथ भी प्रयोग किया।
कि अगर ये चोरी का मुकदमा लिख जाएगा, लूट का मुकदमा लिख जाएगा, जान से मारने की, हत्या का मुकदमा लिख जाएगा, तो इसका परिवार और इसका यहाँ रामपुर खास से चुनाव लड़ने का सपना खत्म हो जाएगा, जेल में सड़ जाएगा, इसको डर जाएगा, यहाँ से भाग जाएगा और मैं स्वतंत्र होकर यहाँ जनता को लूटता रहूंगा, जनता के इच्छाओं का हनन करता रहूंगा, तहसील, ब्लॉक, थाना सब मेरे अंडर में रहेगा, मैं विधायक रहूंगा, मौज करूंगा। तो लेकिन ये संभव नहीं हुआ। आपने कहा 200 रुपए, आप बताइए, प्रमोद तिवारी की भांजी मेरे ऊपर आरोप लगाती है कि छोटे सरकार पांचों भाई आए और मेरा पर्स छीनकर उसमें 2000 रखा था, पर्स लेकर भाग गए। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, 2000 रुपए उसके एक गाड़ी में डीजल पड़ता है। वो स्वयं चुनाव लड़ते हैं, वो स्वयं राजनीति करते हैं। इस बात को देश का कोई भी नेता, इस बात का देश का कोई भी कार्यकर्ता, आम जनमानस जानता है कि जो व्यक्ति 2012 से लेकर 17 तक, 22 तक, 25 तक अगर 1000, 2000 का डीजल डलाकर जनता के बीच में, अगर डीजल डलाने की क्षमता नहीं तो मैं अपने घर से निकल नहीं पाऊंगा, और 2000 रुपए में मेरा परिवार चलेगा, न मैं चल पाऊंगा। तो ये तो केवल अपनी भांजी से इन्होंने मुकदमा लिखाकर फर्जी कि मेरा पर्स लूट ले गए। इनको कोई लिखाने के लिए मुकदमा नहीं मिला। रामपुर खास में इनका प्यार देखिए, जनता मुझको चाहती है, जनता मुझको पसंद करती है, इसलिए जनता ने इनको जवाब दिया 22 में और 17 में और 27 में बिल्कुल परिणाम बदलने का जवाब देने जा रही है। 2000 पर्स लूट और 200 रुपए है पर्स लूट, तख्ता चोरी। एक मीटिंग थी मेरी, थरिया ग्राम सभा है अपने विधानसभा में, और क्षेत्र में, हाँ, सांगीपुर क्षेत्र में थरिया ग्राम सभा। वहां पर मीटिंग के लिए मैं परमिशन के लिए अप्लाई किया। परमिशन लोगों ने इनके पावर से, चूंकि 2017 के पहले सपा की सरकार थी जो बिल्कुल पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा के रखी है, उसी के प्रभाव से, उसी के दम से इन्होंने रामपुर खास को भी कब्जा किया था। और उन्होंने, मैं मीटिंग करने का, तो मीटिंग परमिशन मेरा कैंसिल करा दिया इन्होंने। तो मैं वहां, चूंकि काफी संख्या में लोग इकट्ठा थे, तो मैं लोगों से मिलजुल कर चला। एक तख्ता था, मैं वहीं बैठ गया था। और जब मैं सुबह उठा, पेपर पढ़ा, देखा तो उसमें लिखा था छोटे सरकार आए और मीटिंग किए, भाषण दिए, तख्ता उठा के ले चले गए। मैंने अपने एक ललन टॉप इंटरव्यू में कहा था कि मेरी 5 फुट की लंबाई है, 5 फुट का व्यक्ति हूं, मैं तख्ता उठाकर भागना भी चाहूंगा तो नहीं भाग पाऊंगा। लेकिन ये उनके सोच की बात है, उनके गुर्गों और चमचों की सोच की बात है, उनकी सोच की बात है। इतने बड़े नेता अपने आप को कहते हैं, देश का नेता कहते हैं, प्रदेश की राजनीति में है, देश की राजनीति में है, उनको ये नहीं पता तख्ता उठा पाएगा नहीं उठा पाएगा। तख्ता ले, अच्छा 200 रुपए का तख्ता ले जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा। तो ये फर्जी मुकदमा अपने जबरिया पावर से उन्होंने मेरे ऊपर लगभग 12-13 मुकदमे 2017 में के चुनाव के दरमियान लिखवाया था उन्होंने मेरे ऊपर। आप ये कह रहे हैं कि रामपुर खास में साम्राज्यवाद है, रामपुर खास में प्रभुत्व है, रामपुर खास में डर है और फर्जी मुकदमे हो रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है, देश में है, डबल इंजन की सरकार आप है, आप ये बता रहे हैं। उसके अलावा अगर ये रामपुर खास में हो रहा है या प्रदेश में ये हो रहा है, तो जो दावा किया जाता है पुख्ता कानून व्यवस्था की, जीरो टॉलरेंस की, ये सब तो धूमिल होते नजर आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं बड़े भाई कि जितने कारनामे हैं, ये जितने कारनामे हैं, ये 2014 सपा की सरकार में, 2017 सपा की सरकार में, 2017 के बाद इस सूबे के मुखिया पूज्य महाराज जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हुआ है 17 में, और 17 के बाद कहीं कुछ नहीं है। ये 17 के पहले की कहानी है। ये 17 में मेरे ऊपर मुकदमा, चूंकि 17 के चुनाव जब मिला भारतीय जनता पार्टी से तो सरकार सपा की थी, 14 में जब मिला सपा की सरकार थी। तो जो जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही है बिल्कुल सही है।
उत्तर प्रदेश में किसी माफिया की औकात नहीं है, किसी गुंडे की औकात नहीं, किसी अपराधी की औकात नहीं है कि अपने नाम के आगे माफिया शब्द का इस्तेमाल कर सके। या तो जेल में है, या दुनिया छोड़ के चले गए, या प्रदेश को छोड़ दिया है। ये बाबा की सरकार में, महाराज जी की सरकार में ये व्यवस्था है। यही व्यवस्था 17 के पहले हर चौराहे पे आगजनी होती थी, हर चौराहे पे असलहे लहराए जाते थे, हर चौराहे पे कत्लेआम होता था, तब कोई बोलने वाला नहीं था। लेकिन आप बताइए, ऑन कैमरा मैं आपसे कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक अपराधी का नाम बताइए जो अपने आप को अपराधी कहता हो कि मैं बहुत बड़ा गुंडा हूं और इस उत्तर प्रदेश में रह सकता हूं। किसी माफिया में क्षमता नहीं, किसी माफिया में क्षमता नहीं है। पूज्य महाराज जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी अगुवाई में हमारा प्रदेश और मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश चल रहा है। किसी में मादा नहीं है। एक भी अपराधी जेल या ऊपर या प्रदेश छोड़ दिया है, देश छोड़ दिया है। तो बड़े भाई ये घटनाएं, ये गुंडागर्दी, ये आतंक, ये मुकदमे फर्जीवाड़ा, ये जेल भिजवाने का ये तांडव, ये सब 17 और 14 की कहानी है। और रही बात 22 से 25 तक का सफर, तो मैं आपको बता दूं, हाँ, कुछ अभी समाजवादी पार्टी के मानसिकता के अनुरूप कार्य कर रहे अधिकारियों की वजह से इनका भी साम्राज्य चल रहा है। यहाँ रामपुर खास में, उत्तर प्रदेश में कहीं चल नहीं रहा है, रामपुर खास में भी समाप्त हो गया है। लेकिन थोड़ा बहुत अगर चल रहा है तो केवल समाजवादी सोच के कारण अधिकारी जो यहाँ है उनके द्वारा, उन अधिकारियों को भी हमारे पूज्य महाराज जी धीरे धीरे सबको लाइन पे लगा रहे हैं। और आज एक स्वच्छ सरकार चल रही है, आज स्वतंत्र सरकार चल रही है। आज बिल्कुल पूरी तरह से, चाहे कह लिया जाए जीरो टॉलरेंस में, हमने बताया है कि उत्तर प्रदेश में किसी माफिया की क्षमता नहीं, किसी माफिया की अंदर मादा नहीं है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, मोदी जी की सरकार में, योगी जी की सरकार में, आज की तारीख में 2014 से लेकर 2025 तक के इस सफर में मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाया, योगी जी ने प्रदेश को आगे बढ़ाया, हर घर को आवास दिया, हर घर को शौचालय दिया, किसान गरीब परिवार को किसान सम्मान निधि के तहत 2000 रुपए सीधे खाते में। यही कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री हुआ करते थे देश के, जो कि एक बहुत ही जिम्मेदार पद, देश का बहुत ही जिम्मेदारी का पद है, जिसको कहते थे कि अगर मैं दिल्ली से भेजता हूं 100 रुपया तो वहां से आते आते 85 रुपया भेंट चढ़ जाता है, और केवल 15 पैसा ही 100 रुपया भेजता हूं 15 रुपये पहुंचता है, अगर 100 पैसा भेजता हूं 15 पैसा भेजता है, तो 85% भेंट चढ़ जाता है इन अधिकारियों के, और 15% ही यहाँ गरीबों के खाते में, गरीबों के पास पहुंचता था, किसानों के पास पहुंचता। लेकिन हमारी सरकार, मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में, मोदी जी कहते हैं अगर मैं दिल्ली में बैठकर 2000 भेजता हूं तो अगर एक बटन दाबता हूं तो किसी माई के लाल में क्षमता नहीं है कि चमन्नी उसमें से ले ले 2000, तो सीधे 2000 खट से खाते में आता है किसानों के 2000। तो ये सरकार है मोदी जी की, योगी जी की। आपने कहा कि रामपुर खास में कुछ ऐसे लोग हैं जो समाजवादी सोच के हैं, जिनकी वजह से ये चल रहा है। जी, समाजवादी सोच तो लोहिया की भी थी, समाजवादी सोच तो स्वर्गीय चंद्रशेखर की भी थी। क्या समाजवादी सोच में ये विकार है कि वो अव्यवस्थाएं फैलाएगी? लोहिया जी के सोच में अंतर था और अखिलेश जी की सोच में अंतर है। ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं। समाजवादी मतलब समाज का विकास करने वाले लोग नहीं है, समाज का विनाश करने वाले लोग हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा, ये समाजवादी पार्टी की सोच, मतलब जब सपा की सरकार रही, उनके द्वारा अर्जित पावर को वो अभी भी समझते हैं कि सरकार तो बदल गई लेकिन हमको कोई जान नहीं पाएगा, कोई देख नहीं पाएगा। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा है, चाहे हमारे जिले के कप्तान हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हमारे नेता हो, जिस व्यक्ति को जानते हैं कि जिस दिन पकड़ जाता है उस पर कठोर कार्रवाई होती है, या तो जेल में होता है, या सस्पेंड होता है, या बर्खास्त होता है। तो धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश में सफाया हो गया है
इन इन जैसे सोच वाले व्यक्तियों का। तो रामपुर खास में जो बचे कुचे लोग हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरी जनता को विश्वास है, मेरे कार्यकर्ताओं को विश्वास है, पूज्य महाराज योगी जी के नेतृत्व में, सूबे के जो हमारे मुखिया हैं, हमारे गार्जियन हैं, उनके नेतृत्व में रामपुर खास का भी हम लोग परचम लहराएंगे, कमल खिलाएंगे और 2027 में यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद होगा और 27 में रामपुर खास से जीतकर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विधानसभा पहुंचने का काम करेगा। अभी आपने चर्चा की योगी आदित्यनाथ जी की। जी बीते दिनों सीएम साहब का आगमन प्रतापगढ़ जिले में हुआ। जी। आगमन के पहले आपके कार्यकर्ता एक पोस्टर सोशल मीडिया पर रिलीज करते हैं कि नागेश प्रताप सिंह छोटे सरकार के आह्वान पर मुख्यमंत्री का आगमन प्रतापगढ़ में हो रहा है, लेकिन ये देखा जाता है कि ना मुख्यमंत्री के स्वागत में आप नजर आते हैं, ना ही मंच पर नजर आते हैं। क्या कारण था? पूज्य महाराज जी का प्यार मुझे मिलता है, पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद मिलता है। अभी महाराज जी का जनपद आगमन के 2 दिन पहले जी आपकी मुलाकात थी। मैं पूज्य महाराज जी से मिलने लखनऊ आवास पर गया था। मुलाकात हुआ, अपनी समस्याओं को, कार्यकर्ताओं को समस्याओं को और इस विधानसभा की समस्याओं को लेकर महाराज जी से मिला, महाराज जी को अवगत कराया। महाराज जी ने उस सभी विषयों पर अपनी सहमति जताई, विचार व्यक्त हमने किया। तो उस पे महाराज जी का मैं सभी पे करता हूं और सभी को धीरे धीरे, तो निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं का सम्मान बचाने का महाराज जी काम करते हैं। हम लोगों के विचारों और जो कि हम लोग गलत पैरवी करने के लिए, गलत काम करने के लिए ना भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता करता है और ना कभी सोचता है। रही बात महाराज जी के आगमन पे, तो हमारे इस जनपद के कुछ लोग हैं, संगठन में बैठे लोग, जो नहीं चाहते हैं कि रामपुर खास आजाद हो, रामपुर खास परिवर्तन हो। अभी दबे कुचले मानसिकता के लोग हैं। मैंने कहा ना कि प्रमोद तिवारी सिस्टम बाज आदमी है। प्रमोद तिवारी लीडर नहीं, डीलर है। मैंने इसके पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था, लीडर नहीं डीलर हैं, वो डील कर लेते हैं। तो इसे अपने पावर से, प्रभुत्व से, अपने व्यवस्थाओं से डील करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं। ठीक है, अब इसमें अधिकारियों की कमी रही या हमारे संगठन की कमी रही, इस पे चर्चा हम नहीं करेंगे, क्योंकि ठीक है, मैं जानता हूं जिस दिन रामपुर खास की जनता मुझे उस लायक बनाकर भेज देगी, बना देगी, जिस दिन मैं विधानसभा पहुंच जाऊंगा, ना कोई जिले का अधिकारी, ना कोई अन्य व्यक्ति और ना कोई इनके गुर्गे चमचे जिस नेता की मैं बात कर रहा हूं रोक पाएगा। जनता में वो ताकत होती है कि सारे बाधाओं को तोड़ते हुए, सारे बाधाओं को पार करते हुए अपने नेता को स्थापित करने का, अपने नेता को नेतृत्व करने का अवसर देती है। उसी तरह छोटी सरकार को अवसर देने के लिए पूरी जनता आतुर है, और आतुर ही नहीं है, 27 में मुंहतोड़ जवाब देकर मैंने कई बार इसको रिपीट किया कि विधानसभा भेजने का काम करेगी अगर भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद मिला तो। आपने कहा कि राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी लीडर नहीं डीलर हैं। जी। आपसे कभी डील करने की कोशिश नहीं की? आपके पास फोन नहीं आया? देखिए, फोन उनके पास आता है जो दोनों पैर रखते हैं। फोन उनके पास आता है जो लाई चुपड़ी की बात करते हैं। फोन उनके पास आता है जिनका स्टैंड क्लियर नहीं होता। फोन उनके पास आता है जो उनके गुर्गो चमचों से भी मिलते रहते हैं और छुप छुप के उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं ऐसा इस क्षेत्र का बेटा हूँ, ऐसा इस क्षेत्र का भाई हूँ कि जनता का जो प्यार मिला है, जनता का जो स्नेह मिला है, उसको ना कहीं डिगने दूंगा, ना कहीं झुकने दूंगा, ना कहीं बिकने दूंगा। जनता की आवाज लेकर सदन पहुंचने का काम कर रहा हूं और निश्चित तौर पर इस जनता में बदलाव आया है 17 के बाद से, और 25 के बीच में बहुत सारा बदलाव हुआ है। और केवल प्रमाण पत्र नहीं मिला है, 70 और 83 में कोई अंतर नहीं है। 70,000 83,000 में कोई अंतर नहीं है। इससे ये सिद्ध होता है, मैंने आपसे कहा कि वो केवल हर बूथ पे 20, 25, 30 वोट, 50 वोट फर्जी डलवा लिए और
जो ये 45 सालों में लूटा हुआ पैसा, सरकारी पैसा लूटा हुआ इन्होंने अर्जित किया है, अपने पास रखा, उसका दुरुपयोग किया 2022 में, उसी को दुरुपयोग करके जनता को शराब पिलाने का काम, जनता को पैसा देने का काम, जनता को पैसे से खरीदने का काम, लिफाफा देने का काम इन्होंने 22 के चुनाव में किया है। लेकिन फिर भी जनता ने माना नहीं, कुछ परसेंट मतदान चूक गया। ये जनता चूक गई, जनता, मैं नहीं चूका ना मेरी पार्टी चूकी, जनता चूकी। लेकिन जनता एक बार बरगलाने में जाएगी, 2 बार जाएगी, जनता जान चुकी है। इनके मुखौटे को उतार फेंकेगी, इनका चेहरा दोहरा चेहरा है, जनता के बीच में दूसरा, कहते कुछ है करते कुछ है, जनता पूरी तरह से जान गई है। और निश्चित तौर पे इनके सारे चेहरों को समाप्त करके इनको आईना दिखाने का काम 27 में करेगी। आपने पैसों की बात की, तो चलिए कुछ पैसे प्रतापगढ़ जिले में आए हैं, उसकी बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ, 570 करोड़ की लागत से 86 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। जब मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में लगे पत्थरों पर लिखी परियोजनाओं का क्रॉस चेक किया गया, तो ये सामने आया कि उनमें से ज्यादातर परियोजनाओं का उद्घाटन पहले ही हो चुका है। लोग दबी जुबान से ये भी कहने लगे कि 570 करोड़ का बड़ा अमाउंट बताकर जिले की जनता को कहीं ना कहीं गुमराह किया गया है। कितनी हकीकत है इस बात में? नहीं, गलत बात है। ये विपक्ष की चाल है, ये विरोधियों की चाल है, सरकार को बदनाम करने का, पूज्य महाराज जी को बदनाम करने का। और महाराज जी प्रतापगढ़ आए, ये हम लोगों की गर्व की बात है, गौरव की बात है। आपका इस जनपद में आगमन हुआ, हम लोग धन्य हुए। कार्यकर्ता उत्साहित है और कार्यकर्ता जनता दोनों उत्साहित है। चूंकि ऐसे मुख्यमंत्री जो परिवार के लिए नहीं जीते हैं, जो समाज के लिए जीते हैं, जो इस प्रदेश के लिए जीते हैं, जो इस देश के लिए जीते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जो देश के लिए जीते हैं, तो उनके बारे में ये आरोप लगाना बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात, जो लोग कहते हैं पहले हो गया लोकार्पण, तो सरकार पहले किसकी थी? पूज्य महाराज जी की थी ना। काम तो सरकार, अगर मान लीजिए उन्हीं की बात हम मानते हैं, मान लीजिए सपोज दैट उन्हीं की बात मानते हैं, ऐसा कहीं कुछ है नहीं, लेकिन आरोप भी लगाते हैं, तो काम तो पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी का ही तो है। तो महाराज जी अगर प्रतापगढ़ आगमन हुआ है, अगर उन्होंने आवास दिया, उन्होंने शौचालय दिया मोदी जी ने, योगी जी ने, तो महाराज जी आएंगे तो लोकार्पण कौन करेगा? क्या लोकार्पण करने दूसरा कोई नेता आएगा? काम उनका, जैसे यहाँ पर हमारे रामपुर खास में जहां पर हम बैठे हैं, जहां की चर्चा हो रही है, जिस विधानसभा में राजनीति करता हूं, यहाँ के नेता का यही काम है। हमारे सांसद रहे हैं श्री हरिवंश सिंह जी, काम उनका फीता ये काट लेते हैं अपनी जबरदस्ती गुंडे की, कई शिलापट उस पर हम लोग का विवाद हुआ, रात में शिलापट ठेलवा देते हैं, गिरवा देते हैं अपने गुरु को चमचों से, सुबह अपना पट लगाकर फीता काट देते हैं। समझ रहे हैं आप? निधि काम संगमलाल जी सांसद जी का हमारे फीता ये काट लेते हैं। तो ये काम ये कांग्रेस के नेताओं का है, ये काम समाजवादी पार्टी के नेताओं का है, ये काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नहीं है। ये हमारे सूबे के मुखिया स्वच्छ है, ईमानदार है, बेजोड़ है, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुखिया में जो क्षमता है, जो मादा है, वो किसी मुख्यमंत्री में है नहीं। उत्तर प्रदेश की नहीं, देश के कोने कोने में, हर दिल में अपनी पहचान बनाने, हर दिल में राज करने वाले ऐसे सूबे के मुखिया जो भविष्य के, हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि मेरी औकात नहीं है कहने की, लेकिन भविष्य में उनका भविष्य उज्जवल है। और मोदी जी जो देश के लिए जीते हैं, जो हमारी माताओं बहनों गरीब परिवार के लिए, असहायों के लिए रात दिन चिंता करते हैं, चर्चा करते हैं, हमारा देश कैसे विकसित हो, हमारा देश कैसे आगे बढ़े, जो कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बने, देश को आगे बढ़ाने में, प्रदेश को आगे बढ़ाने में ये डबल इंजन की सरकार पूरी ताकत से लगी है। 24-24 घंटे रात रात ये लोग सोते कम हैं, काम ज्यादा करते हैं। और यहाँ के इसके पहले सरकारें खाली सोती थी, काम कुछ नहीं करती थी, केवल फर्जीफिकेशन सारा काम था। तो बड़े भाई मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि प्रमोद तिवारी के अलावा कोई फर्जी काम करता नहीं। 2000 आपने कहा कि देश को बढ़ाने की बात आपने की, प्रदेश को बढ़ाने की बात की। 2014 से जी अब तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जी।
2017 से अब तक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से है। जी। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जी प्रतापगढ़ जिले के निवासी हैं। जी 14 से 17 हटा देते हैं, 17 से अब तक की बात करते हैं प्रदेश की। जी। आपके अनुसार प्रतापगढ़ में कितना व्यापक विकास हुआ है, कितना बदलाव हुआ है? नहीं, क्या नहीं बदला हुआ? आप बताइए। आम जनमानस बताइए क्या हुआ है, मैं बताऊंगा क्या नहीं हुआ है। आम जनमानस खुश है। आम जनमानस पूरी तरह से, किसान हो, युवा हो, नौजवान हो, हर घर में खुशहाली, हर परिवार में खुशहाली है। गुंडा मुक्त प्रदेश है, आतंक मुक्त देश है। पूरे देश और प्रदेश में पूरी तरह शांति और अमन चैन है। और जितना जरूरत है, जितने, मैं आपको बता दूं, जितना हाईवे, एक्सप्रेस वे इस सरकार में बने हैं। प्रतापगढ़ की बात कर रहा हूँ। मैं भी प्रतापगढ़ में ही आ रहा हूँ। अभी हाल ही में हमारे लालगंज का बाईपास, प्रतापगढ़ का बाईपास, ये जो 14 सालों से रुका था ओवरब्रिज, अगर आपको याद हो तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बना है मान्यवर। आप, हाँ, चिरबिला का, वो किसी सरकार में मादा नहीं थी। आप ध्यान दीजिए, सरकार में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है। यही नहीं, आंवले के लिए व्यवस्था। अब देखिए, किसी भी कार्य को जमीन पर उतारने के लिए टाइम लगता है। मान लीजिए हम किसी भी कार्य को आदेश करते हैं, उसका व्यवस्था, उसकी प्रक्रिया है, उसको सुचारू रूप से जमीन पर लाने। और योजनाओं, बाई मेडिकल कॉलेज बना, ऐसे तमाम सारी योजना है। आपने कहा कि इस सरकार में किसान भी खुश हैं, युवा भी खुश हैं। जी। हम किसानों के पास जब जाते हैं तो कहते हैं कि खेतों में रात दिन रखवाली करनी पड़ रही है, इतने जानवर टहल रहे हैं आपके इसी क्षेत्र में। जी। युवाओं के पास हम जाते हैं तो कहते हैं साहब पेपर लीक हो जा रहा है, वैकेंसियां नहीं आ रही है। गांव में युवाओं से मिलते हैं तो कहते हैं कि दौड़ते दौड़ते घुटना घिस गया है, लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही है। अब और जब युवाओं से हम बात करते हैं तो कहते हैं कि भैया अगर उच्च शिक्षा लेनी है तो अपना घर बार त्याग करके प्रयागराज, दिल्ली, लखनऊ हमें जाना ही पड़ता है। आप बताइए, युवा कैसे खुश हैं और किसान कैसे खुश हैं? मैं पहले तो, आपकी एक बात है कि जानवर से परेशान है, पहला मुद्दा आपने ये कहा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम ही, आप कहते हैं कि धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। और जब हमारे पूज्य महाराज जी ने, इस सूबे के मुखिया ने उत्तर प्रदेश में गाय, जो हमारी गाय माता है, इनको कटने से रोका, इनको कटने से प्रतिबंध लगाया, क्योंकि हम ही आप कहते हैं, हम ही आप मतलब इस प्रदेश की जनता, इस देश की जनता, और जनता ही कहती है कि गाय कटेगी, तो गलत है। गायों को नहीं कटना चाहिए, उनके लिए गौवध नहीं होना चाहिए, उनके लिए अल्टरनेटिव व्यवस्था तो होनी चाहिए। नहीं, व्यवस्थाएं हैं। हाँ। महोदय, मैं बताना चाहता हूँ, व्यवस्थाएं हैं। आप समझिए कि उत्तर प्रदेश के लगभग गांव में गौशालाएं बनी हैं। जिन गांव में जमीन नहीं, उन कारणों से गौशाला नहीं बन पाई। और जिन गांव में गौशाला नहीं बनी है, उन गांव के जानवर, उन गांव के हमारी गायें, हमारे जो जानवर हैं, वो सब उन गौशालाओं में भेजा जाता है। अब कहीं किसी प्रकार की, अब हमारे आप में हम आपने अपनी कमी को छिपाते हैं, हम आप अपनी कमी को नहीं बताना चाहते। भाई, हम आप सब कुछ चाहते हैं कि गाय भी न कटे, गौ माता का वध भी न हो, और उसके बाद भाई हम अपनी एक गाय मान लीजिए पालते हैं, जब तक वो दूध देती है तब तक उसको अपने यहाँ रखते हैं, और जैसे दूध देना बंद की वैसे उस गाय को छोड़ देते हैं। तो गाय किसकी है? ये जानवर किसके हैं? बछड़े किसके हैं? वो योगी जी के तो है नहीं, मोदी जी के तो है नहीं, वो गाय तो हमारी आपकी है ना। हमारा आपका इस प्रदेश का
आवाम नागरिक होने नाते, इस देश की जनता होने नाते, इस देश का जिम्मेदार नागरिक होने नाते हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने जानवरों को अपने यहाँ बांधें, अपने यहाँ रखें, उसकी सेवा करें, उसका लालन पालन करें, जैसे अपने बच्चों की सेवा करते हैं, जैसे अपने परिवार के सदस्यों की सेवा करते हैं, उनको भी अपने परिवार के सदस्य मानकर, या तो आप उसको लाइए मत, और लाइए तो उसको आजीवन निर्वहन करने का प्रयास करिए ना। ये हमारा आपका भी दायित्व है। और निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश में गौशालाएं बनी हैं, और कहीं न कहीं कमी हमारी आपकी है, जो हम आप इस व्यवस्था से दूर भागने का प्रयास करते हैं। जहां आप हमारे आप में स्वार्थ है कि गाय दे रही है तो स्वार्थ है, दूध दे रही है तो हम आप दूध पीते हैं, बेच लेते हैं उसको, लेकिन जिस दिन दूध देना बंद करिए उसको छोड़ देते हैं। तो योगी जी की कमी नहीं, मोदी जी की कमी नहीं, ये हमारी आपकी कमी है, इसको हम आप सुधारें, इसके लिए प्रयास करें। 2027 में विधानसभा का चुनाव है जी, और आप तो बिल्कुल डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दिए हैं, ये हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं। जी, मुख्यमंत्री जी का आगमन होता है, आप मंच पे नहीं दिखते हैं, आपको स्वागत में नहीं रखा जाता है। रामपुर खास की जनता को कैसे विश्वास दिला पाएंगे 2027 के लिए कि उनकी समस्याएं आप दूर करेंगे? मैं बताना चाहता हूं आपको, जब जब रामपुर खास की जनता की जरूरत, जब जब रामपुर खास के हमारे परिवार के लोगों को जरूरत पूज्य महाराज जी की पड़ती है, या उत्तर प्रदेश के किसी भी मंत्री की पड़ती है, या उत्तर प्रदेश के किसी भी नेतृत्व करने वाले नेता की पड़ती है, तो हम उस कार्यकर्ता के काम को, उस कार्यकर्ता की जरूरत को लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री से मिलकर उनके समस्याओं का निदान करने का प्रयास करते हैं। और सूबे के सभी नेताओं ने जब जरूरत पड़ी है इस रामपुर खास के लिए सेवा करने का काम किया है, और जरूरत पड़ने पर काम किया भी है, फोन किया अधिकारियों को, और उस समस्या का निदान भी किया है। रही बात मुख्यमंत्री जी के मंच और स्वागत में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं स्वागत में था। मैंने उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैंने स्वागत मंच के पास किया। स्वागत करने में माननीय महाराज जी ने मेरा हालचाल लिया, आशीर्वाद दिया। उसके बाद मैं कार्यक्रम में एक किनारे बैठकर महाराज जी का भाषण सुना। महाराज जी की बात रही, बात मंच की, हो सकता है कि अभी मैं उस काबिल ना हूं, हो सकता है उस काबिल ना हूं, हो सकता है उस क्राइटेरिया मंच के मैं ना आता हूं। जिस दिन इस विधानसभा की जनता इस फर्जी वाले नेता को उखाड़ कर फेंक देगी बाप बेटी को, उस दिन उस मंच के काबिल हो जाऊंगा, तो निश्चित तौर पर मंच पे आपको दिखूंगा और रामपुर खास की जनता को दिखूंगा, रामपुर खास की आवाज बनकर उस मंच पर बैठा मिलूंगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। 2027 में चुनाव है, 2022 में सुलभ भारत के कैमरे पर ही आपने कहा था कि योगी जी का आगमन और मोदी जी का प्रतापगढ़ में आगमन रामपुर खास से कमाल होगा, रामपुर खास में कमाल होगा जी। तो क्या लगता है कि योगी जी का नेतृत्व या योगी जी का रहना 2027 में रामपुर खास में कमाल कर पाएगा, क्योंकि वो कमाल 22 में दिखा नहीं था? मैं आपको बताना चाहता हूं, सुलभ भारत ऑन कैमरा के माध्यम से पहले भी आपसे बात हुई, आज भी फिर बात हो रही है। 2022 में कमाल दिखा, योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में कमाल दिखा। भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कुछ मतों से चूक गई है रामपुर खास में। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारा ग्राफ, छोटे सरकार का ग्राफ और भारतीय जनता पार्टी का रामपुर खास में ग्राफ ना गिरा था और ना गिरेगा। मैंने कहा केवल ऑन रिकॉर्ड 70 में लगभग 83 लगभग वो 13,000 वोटों का अंतर। हाँ, तो उसमें आधा करिए इधर तो काम खत्म हो जाएगा। 6,500-7 हजार की बात है, और हर बार 14, 17, 22 में मेरा ग्राफ बढ़ा है, मेरा ग्राफ बढ़ा है। मैं 26,639 मत से 65,000 वोट पहुंचा, 70,000 वोट पहुंचा। हर बार मेरा ग्राफ बढ़ा है। और ये जो यहाँ का फर्जी साम्राज्य बनाकर, जबरिया गुंडागर्दी के दम पर, जबरिया अपने गुर्गों के दम पर, जबरिया अपने फर्जी चमचों के दम पर यहाँ पर जो आतंक फैला कर रखे हैं, उनका मुंहतोड़ जवाब दे रही है लगातार हर चुनाव में। और जो अंतर बचा है वो वही जो हर साल बढ़ रहा है, देख लीजिए उतना ही अंतर बचा है, और आपकी सत्ता समाप्त हो जाएगा। 2027 का चुनाव है और आप लगातार
यहाँ के विधायक या राज्यसभा सांसद को चैलेंज कर रहे हैं। अगर 2027 में जनता आपको मौका देती है और आप यहाँ के विधायक हो जाते हैं जी, तो आपका क्या रोड मैप है रामपुर खास को लेकर? किस तरीके का विकास रामपुर खास में देखने को मिलेगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, रहेगी। 27 में भी प्रदेश में कमल खिलेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। विपक्ष का दूर दूर कहीं कोई वास्ता नहीं, जनता से बहुत दूर है भी, कोई मुद्दा नहीं है। इनके भय व्याप्त वाले समय को, और नौकरियां जब निकलती थी तो वहां बैठे हुए नेता समाजवादी पार्टी के लिस्ट जारी कर देते थे और सब यादव परिवार के नाम लिस्ट जारी, सब नियुक्ति हो जाती थी। ये उत्तर प्रदेश में और देश में इस समय नहीं हो रहा है। पूरी तरीके से निष्पक्ष और स्वतंत्र जो हमारा युवा, जो नौजवान, जो हमारी बहनें और भाई पढ़कर परीक्षा पास कर रहे हैं, इंटरव्यू पास कर रहे हैं, वह आज नौकरी पा रहे हैं। कहीं कोई पैसा नहीं, कहीं कोई फर्जीवाड़ा नहीं, पूरी तरीके से एकदम स्वतंत्र रूप से नौकरी मिल रही है। और रही बात मेरी 27 में विधायक बनने के बाद जनता अगर स्वीकार करती है तो मैंने पहले भी कहा था कि 45 साल का कार्यकाल बहुत बड़ा होता है। जो प्रमोद तिवारी उनकी बेटी ने जबरिया कब्जा किया अपने भय व्याप्त करके, जो अपने व्यवस्थाओं और सिस्टम से लिया 45 साल, उसमें कभी आज भी 40% से ज्यादा लोग ना सरकारी सुविधाओं का लाभ पा रहे हैं, ना जनता ब्लॉक से, तहसील से, थाने से तकलीफ में है। उसका कारण सूबे के मुखिया हर योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन हमारी विधानसभा में भी कुछ अधिकारी और कुछ यहाँ जो विधायक बैठे हुए उनके दबाव में काम करते हैं। इस वजह से अभी जनता के पास समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है। हम लोग मुख्यमंत्री जी के माध्यम से और उत्तर प्रदेश सभी नेताओं के माध्यम से काम करने का प्रयास करते हैं, करवाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जिस दिन बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, उस दिन जो जिन परिवार की व्यवस्था में आधा अधूरा रह गया है उसको पूरा काम करने के। अभी गांव में सड़कें नहीं हैं, पूर्वों में रास्ते नहीं बने हैं, हमारी सरकार बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद बहुत सारे ऐसे मजरे हैं जो विद्युतीकरण हुए, नहीं तो बिजली की व्यवस्था नहीं थी, लोग अंधेरे में रहते थे। लेकिन धीरे धीरे हमारी सरकार इन योजनाओं के माध्यम से गांव गरीब खलिहान तक पहुंचाने का काम कर रही है। और जिस दिन मैं बनूंगा, निश्चित तौर पर नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, जिन परिवार में आवास नहीं है, जिन परिवार में 100% शौचालय आवास मोदी जी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के अधिकारी और यहाँ के नेता हमारे विधानसभा के उसको खाने का प्रयास कर रहे हैं, खा भी जाते हैं, लेकिन हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर जिस दिन यहाँ परिवर्तन होगा, एक परिवर्तन नहीं होगा मेरे मित्र, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन परिवर्तन होगा, यहाँ के हमारे यहाँ ब्लॉक है संग्रामगढ़, हमारे यहाँ ब्लॉक है सांगीपुर, हमारे यहाँ ब्लॉक है लालगंज। आपको बताना चाहता हूं कि संग्रामगढ़ एक ऐसा ब्लॉक है जहां आज तक चुनाव ही नहीं होता है। उनके दहशत से, उनके भय से, जिसको चाहते हैं ऐसे बिना चुनाव के नियुक्त कर देते हैं कि ये प्रमुख हो गया। जिस दिन बदला होगा उस दिन प्रमुख बदला जाएगा ब्लॉक का, जिस दिन बदलाव होगा जिला पंचायत सदस्य बदला जाएगा, और जो डर बस, भय बस प्रधान उनके साथ 24 घंटे पीछे आगे काम कर रहे हैं, वो सब स्वतंत्र होकर विकास का काम करेंगे। वो हमारे साथ मिलकर, हमारे साथ रहकर, जनता के एक एक काम को समझकर अगर विकास करना चाहे, वो तो विकास का फर्जी ढंढोरा पीटते हैं, केवल कागज में विकास है। सांगीपुर एक ब्लॉक है हमारे यहाँ, संग्रामगढ़ ब्लॉक है, करोड़ों रुपए निकल जाते हैं,
काम के नाम पर कागज में काम होता है, जमीन पर काम नहीं होता मित्र। आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन विधानसभा परिवर्तन होगा उस दिन इस क्षेत्र में कई नेताओं का अंत होगा, कई नेताओं का अंत होगा, उनके गुर्गों का, उनके चमचों का अंत हो जाएगा और स्वच्छ इस रामपुर खास के नागरिक को, जनता को मौका मिलेगा। जिसको जनता चाहेगी उसको ब्लॉक प्रमुख बनाएगी, जिसको जनता चाहेगी जिला पंचायत बनाएगी, जिसको जनता चाहेगी प्रधान बनाएगी। किसी के भी दबाव में जनता नहीं होगी और न दबाव में नेता काम करेंगे। जो अभी भी आधा अधूरा काम नहीं हुआ है, 60% ज्यादा जनता भी त्राहिमाम हमारी विधानसभा में कर रही है और निश्चित तौर पर योगी जी के, मोदी जी के द्वारा योजनाओं का लाभ मिलेगा और पूर्णतया हर घर में जरूरतमंद को पेंशन, जरूरतमंद को आवास, जरूरतमंद को शौचालय आज भी मोदी जी ने दिया है, योगी जी ने दिया है, लेकिन कुछ चोरों के द्वारा यहां भी लूट लिया जाता है। यहां भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया गया प्रदेश में, लेकिन हमारी विधानसभा में भ्रष्टाचार अभी है। उसको हम लोग योगी जी के नेतृत्व में और अन्य हमारे विधानसभा पार्टी के नेतृत्व में हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं और 27 में कमल खिलाने का प्रयास कर रहे हैं। खिलेगा आपके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से। योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी 27 में और छोटे सरकार हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बने तो निश्चित तौर पर जीतकर सदन पहुंचने का काम करेंगे। सर, हमारे पास समय कम है और एक रैपिड फायर राउंड हम करते हैं जिसमें हम एक नेता का नाम लेंगे और एक लाइन में आपको उनके विषय में बताना है। हम शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी ये राउंड खत्म करते हैं। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी, क्या सोचते हैं? एक लाइन में आपको जवाब देना है। नरेंद्र मोदी, जब मैं ये नाम लेता हूं तो क्या आपके जहन में विचार आता है? नरेंद्र मोदी जी देश के विशाल व्यक्तित्व हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं। ऐसा प्रधानमंत्री न हुआ था और आज की तारीख में उनसे बड़ा व्यक्तित्व और देश के बारे में चिंता करने वाला कोई नेता नहीं। राहुल गांधी? मेरी नजर में कुछ नहीं। योगी आदित्यनाथ? योगी जी प्रदेश को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं, पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और पूरा प्रदेश हर तरीके से विकास की ओर आगे ले गए और निश्चित तौर पे भविष्य उनका उज्जवल है। योगी जी की, मैं बहुत छोटा हूं, मेरी क्षमता नहीं उनके बारे में कुछ कहने की, लेकिन भविष्य उनका उज्जवल है। देश की राजनीति में अग्रणी होंगे आने वाले समय में। अखिलेश यादव? अखिलेश जी पिता के बनाए हुए साम्राज्य पे स्थापित है। राजा रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया? अब सब बड़े नेता हैं, बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अब उनका खुद का अपना